नमस्कार। हमारी आज की कहानी है, क्या ससुराल के नियम कायदे सिर्फ बहू के लिए होते हैं? लो बहू, थोड़ा खाना खा लो और आराम करो, तुम थक गई होंगी। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद जैसे ही अन्य महिलाओं ने घर से विदा ली, रेशमा जी अपनी नई नवेली बहू मिताली के सामने खाना रखते हुए कहा। मिताली के चेहरे पर खुशी के भाव भर आए। सच में उसे बहुत देर से भूख लगी थी। सासू माँ बहुत ही ममतालू है, मिताली समझ गई। उसने मुस्कुराकर थाली हाथ में ली और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। आराम से बेटा, रेशमा जी ने बहुत प्यार से कहा। सुनकर मिताली के मन में जो भी घबराहट थी थोड़ी कम हो गई कि सासू माँ का स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हारा लाड लड़ाना हो गया हो तो बहू को जरा अपने घर के नियम कायदे भी समझा दो। तभी एक रौबदार कड़कती हुई पुरुष आवाज गूंजी। मिताली फिर से अपने में सिमट गई। वो समझ गई कि ये उसके ससुर जी प्रशांत जी हैं। मिताली एक संयुक्त परिवार में पड़ी बड़ी और पढ़ी लिखी लड़की है। 2 दिन पहले ही उसका विवाह पीयूष के साथ हुआ, जो खुद भी पढ़ा लिखा है और बड़े शहर में एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर है। मिताली के ससुराल में सास ससुर, दादी सास, देवर और 2 नंदे हैं, यानी भरा पूरा परिवार है। पीयूष सबसे बड़ा है। बाकी सब देवर नंद अभी कॉलेज में पढ़ रहे थे। संयुक्त परिवार में पली बड़ी होने के कारण बचपन से ही उसने अपनी मम्मी, चाची, ताई को मिलजुल कर रहते हुए देखा था। दादी थोड़ी सख्त स्वभाव की, अनुशासन प्रिय थी, पर बिना वजह की परंपराओं को कभी थोपते नहीं देखा। घर में हमेशा एक अच्छा वातावरण होने के कारण उसे भी वैसे ही संस्कार मिले थे। रेशमा, ये नई नई आई है, अभी से इसे अपने घर के कायदे समझा कर रखोगी तो सभी के लिए अच्छा होगा। ससुर जी गुर्राए। जी हाँ, वो मैं बताने ही वाली थी। सासू माँ की सहमी सी आवाज आई। कब? जब 2-4 कायदे तोड़ देगी तब क्या? नहीं जी, बस बता रही हूँ। कुछ पल पहले मिताली की खुशी मानो गायब हो गई। ससुर जी तो बहुत सख्त मिजाज है। कोई बात नहीं, उसकी दादी भी तो है, सोचकर उसने अपने मन को समझाया। घर में बड़ों के सामने पल्लू लेना, धीरे से बात करना, जोर से हंसी मजाक ना करना, सबके सामने पीयूष से बात ना करना, बालकनी में खड़े ना रहना, सबके खाना खाने के बाद खाना, जैसे कई नियम कायदे उसको बता दिए गए। मिताली घोर आश्चर्य में पड़ गई। आज के जमाने में पढ़े लिखे परिवार में भी ऐसे कायदे? और हाँ, सबसे जरूरी बात, सुबह 6 बजे नहा धोकर ही रसोई में प्रवेश करना है। फिर घर के हर सदस्य के पैर छूने हैं। उसी के बाद कुछ और कामकाज। ससुर जी ने कड़कती आवाज में हिदायत दी। मिताली ने चुपचाप सुन लिया, पर उसकी आंखों से 2 बूंदें लुढ़क आई। मायके में तो चाय पिए बिना उसकी आंखें नहीं खुलती थी, और दिसंबर महीने की इतनी कड़कड़ाती ठंड में सुबह 6 बजे नहाना, सोचकर ही उसकी कपकपी छूट गई। पर ये तो ससुराल है। अगले दिन सुबह 6 बजे ही मिताली नहा धोकर तैयार हो गई। दादी जी, ससुर जी और सासू माँ उठ चुके थे। उनके पैर छुए और किचन में आ गई। घर में अभी तक उसके अलावा कोई और नहाया भी नहीं था। पीयूष, देवर और नंदे तो मजे से रजाई ओढ़कर सोए हुए थे। उसकी गोरें फिर भीग गई। बाकी सब 8 बजे उठे। तब तक उसने नाश्ता भी तैयार कर लिया था। बहू, कल क्या बोला था, याद है ना?
तुम्हारी ननदें उठ गई हैं, जाओ पहले उनके पैर छूओ। दादी सास ने आदेश दिया। नंदे, पर वो तो सब उससे छोटी हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं, और सबसे छोटी तो अभी 10वीं में ही है। उसने प्रश्नवाचक नजरों से रेशमा जी की ओर देखा, पर उन्होंने भी दादी सास का वही आदेश दोहरा दिया। 9 बजते ही बर्तन और झाड़ू पोछे वाली भी आ गई। बहू, ये भी घर के सदस्य जैसी ही हैं, तुम्हें इनके भी रोज पैर छूने हैं, ससुर जी ने आदेश दिया। मिताली अवाक रह गई। उसने मन ही मन सोचा, माना कि काम वाली भी इंसान है, आदरणीय है, पर रोज उनके पैर छूना। पर ससुर जी का आदेश पहले ही दिन कैसे काटती। जैसे ही वो बर्तन वाली के पैरों पर झुकी, वो हड़बड़ा गई। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो बहुरिया, हमरे पैर न छुओ। क्यों नहीं छुएगी, तेरी भी तो बहू जैसी ही है। होंगे इसके बाप के घर बहुत से नौकर चाकर, पर यहाँ तो इसको हमारे नियम कायदे मानने पड़ेंगे, प्रशांत जी चिल्लाए। बेचारी दोनों काम वालियां हैरान हो गईं। कोई बात नहीं काकी जी, आप उम्र में बड़ी हैं, आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। कहते हुए मिताली का सर झुक गया। उसने उनके पैर भी छू लिए। दोनों के मुंह से आशीर्वाद की झड़ी लग गई और आंखों में आंसुओं की धारा भी। इसी तरह माली धोबी जैसे हर व्यक्ति के पैर छूने पर उसको मजबूर किया गया। शादी होकर आए 1 दिन ही हुआ था। मिताली कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि पीयूष और उसके देवर नंदे बिना नहाए ही रसोई घर में आ बैठे थे। उनमें से किसी ने भी किसी काम वाली के पैर छूना तो दूर, उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। 4-5 दिन यही चला। घर में आए गए हर व्यक्ति के पैर छूना, सिर से पल्लू को खिसकने ना देना, और पीयूष से तो बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। देर रात तक ससुर जी उसको अपने साथ व्यस्त रखते। जब तक वो कमरे में आता, मिताली थक कर चूर होकर सो चुकी होती। एक हफ्ते में ही मिताली परेशान हो गई। उसे बहुत आश्चर्य होता कि ये कैसे पढ़े लिखे सभी लोग हैं। आदर सम्मान और संस्कार की बात अलग है, पर ये कैसे नियम कायदे। इसी तरह 15 दिन बीत गए। पीयूष की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी और उसे नौकरी पर वापस जाना था। प्रशांत जी ने मिताली को साथ ले जाने से फिलहाल मना कर दिया था। मिताली को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। नई नई शादी हुई थी। मायके को बुलाकर नए घर परिवार में एडजस्ट करना वैसे ही कठिन काम था, पर रोज ऐसे कुड़कर रहा भी नहीं जा सकता। पूरी जिंदगी बितानी है यहाँ। आखिरकार उस रात वो एक निश्चय करके सोई। बहुत अच्छी और गहरी नींद आई उसको। सुबह दरवाजा पीटने की आवाज से नींद खुली उसकी। देखा, बाजू में पीयूष गहरी नींद में सोए हुए हैं। तभी प्रशांत जी के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में गूंजी। उठाओ उस महारानी को, सूरज सिर पर चढ़ आया है, किसी बात की लिहाज शर्म बची ही नहीं। रेशमा, तुमने उसको समझाया नहीं था क्या कि घर में सबके उठने से पहले उठ जाना है उसको। जी समझाया था, बच्ची है अभी, थक गई होगी। वैसे भी अभी नई नई शादी हुई है उसकी। सासू माँ रेशमा जी ने उसका पक्ष लेना चाहा। तो क्या घर के कायदे तोड़ देगी। बोल रहा हूं, फिर से मत सिर पर चढ़ा उसको। घर में मच रहे शोर शराबे से सभी लोग उठ गए। मिताली ने घड़ी देखी, अभी 5:45 ही बचे थे। वो अपने कमरे से बाहर निकली और उसने दादी सास के पैर छू लिए।
राम राम, ये क्या अनर्थ कर रही है बहू? जा, पहले नहा कर तो आ। बासी शरीर से हमें छूकर अपवित्र तो मत कर। दादी सास ने भी रौब झाड़ा। मिताली ने उन्हें देखा और बोली, अम्मा जी, आप भी तो नहाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको छू लिया। उसमें फिर अपवित्र होने की कहाँ से बात आई? देख लिया रेशमा तूने, कल की आई छोकरी की अब जवान भी खुलने लगी। समझा दे इसे, इसमें और हम में बहुत अंतर है। प्रशांत जी चिल्लाए। बेटा, वो अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, तो बिना बताए किसी को नहीं छूना, समझ रही है ना? सासू माँ ने समझाने की कोशिश की। पर मम्मी जी, पीयूष तो सब कुछ छूते हैं, रसोई में जाकर बैठ जाते हैं। उनकी भी तो नई नई शादी हुई है ना? मिताली ने आश्चर्य से पूछा। चुप रह लड़की, पीयूष से अपनी बराबरी करती है। पीयूष, समझा अपनी औरत को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ससुर जी दहाड़ उठे। पीयूष ने इशारे से मिताली को चुप रहने के लिए कहा और अपना सिर झुका लिया। माफ कीजिएगा पापा जी, जब से आई हूं देख रही हूं कि घर के सारे नियम कानून कायदे केवल मुझ पर ही थोपे जा रहे हैं। किसी भी चीज को नहाकर छुओ, इसके उसके न जाने किस किस के गंदे संदे पैर छुओ, फिर अपने माथे से लगाओ, और वो भी रोज। घर में इतने सारे लोग हैं, कोई और ये क्यों नहीं करता? देवर जी और पीयूष काम वालियों, धोबी, माली वगैरह के पैर क्यों नहीं छूते? क्या उनके लिए वो घर के सदस्य के समान नहीं है? इतने दिनों की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। मिताली एक ही सांस में सब बोलती चली गई। मुंह चोरी करती है हमसे, बताऊं तुझे? पीयूष, जरा इसके बाप को फोन लगा और बोल कि अपनी बदतमीज लड़की को आकर यहाँ से ले जाए। प्रशांत जी अपना आपा खो बैठे। घर में सब सहम उठे। रेशमा जी ने मिताली को चुप रहने का इशारा किया। बस, अब बहुत हुआ पापा जी, अब और नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। हाँ, बुलाइए मेरे पापा को, और जिसको बुलाना हो बुला लीजिए। अगर मैं गलत हूं तो जो चाहो मुझे सजा दो, पर अब ये अन्याय मैं नहीं सहूंगी। जो घर के बाकी सदस्य करेंगे वही मैं भी करूंगी। जो मेरे लिए नियम कायदे हैं वो सबके लिए होने चाहिए। मिताली बिना डरे बोली। छी भाभी, हम क्या नौकरानियों के पैर छुएंगे? कुछ भी मत बोलो। अब तक चुप रहकर तमाशा देख रही दोनों नंदें एक साथ बोल उठी। इसमें छी वाली क्या बात है? अगर वो मेरे लिए घर के सदस्य हैं तो आपके लिए भी है ना? मैं भी इतने दिनों से सबका कर ही रही हूँ, तब आपको ये ख्याल नहीं आया? मिताली की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। ये बेटियां हैं, और भूलो मत कि तुम बहू हो। दादी सास ने चेतावनी दी। तो क्या हुआ अम्मा जी, मैं भी किसी की बेटी हूँ, और कल को इनको भी कहीं बहू बनकर जाना ही पड़ेगा ना। फिर ये भेदभाव क्यों? बहुत जवान लड़ा रही है तू। मैं तो तुझे बहुत लाड करती हूँ, पर ये बदजुबानी नहीं चलेगी तेरी। दादी सास भी गरज उठी। उधर रेशमा जी और पीयूष को तो मानो करंट मार गया था। अम्मा जी, मैं आप सभी की बहुत इज्जत करती हूँ, पर आप खुद ही सोचिए कि ये कहाँ का न्याय है? सारे नियम कायदे केवल वो घर की बहू के लिए। मैंने बहुत कोशिश की, पर ये भेदभाव अब मुझसे सहन ना हो पाएगा। मिताली फूट फूट कर रोने लगी। मिताली को ऐसे रोते देख
एक पल को तो मानो सबको सांप सूंघ गया। रेशमा जी ने प्रशांत जी की ओर देखा। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया। रेशमा जी मिताली के पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम सही कह रही हो बहू। घर के नियम सभी के लिए एक जैसे ही होने चाहिए। तुम में और मेरी बेटी बेटियों में कोई फर्क नहीं है बेटा। आज से जैसे ये दोनों बहनें रहती हैं, वैसे ही तू भी रहेगी। रेशमा जी की बात सुनकर मिताली ने अपनी आंसू भरी नजरें उठाई। और पीयूष और पीयूष, फेरे लेते हुए मिताली को वचन दिए थे ना तूने, फिर अब क्या हो गया तुझे? कहते हुए रेशमा जी की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। मिताली उनके गले लग गई। उन्होंने जोर से उसे अपने सीने से चिपका लिया। जो कदम वो खुद के लिए नहीं उठा पाई थी कभी, उनकी बहू के लिए तो कम से कम उठा दिया। प्रशांत जी ने रेशमा जी की नजरों से ही अंदाजा लगा लिया था कि आज सालों से सहने की शक्ति जवाब बनकर उभर आई थी। वो समझ चुके थे कि जो रौब और मनमानी रेशमा जी खुद सहती आई थी, वो बहू को नहीं सहने देंगी। आज रेशमा जी बहू की ढाल बनकर प्रशांत जी की नजरों से नजर मिलाने की हिम्मत कर चुकी थी। प्रशांत जी ने अपना वर्चस्व कांच की तरह टूटते देख वहां से हटने में ही समझदारी समझी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद।